हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से वो होता है क्वालिटी में एक नंबर। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को हमने देखा, इसके एमसीक्यूज को हमने देखा, इससे वेरी शॉर्ट और अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर हमें कुछ ज्यादा ही डिटेल में लिखना होगा। लंबे लंबे आंसर्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स थोड़ा ज्यादा हमें यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि हमसे इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इसी के साथ पहला सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और पहला सवाल हमसे क्या कहता है एक नजर डालेंगे। तो पहला सवाल हमसे कहता है कि गिव एन अकाउंट ऑफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। What did it conclusively prove if both DNA and protein contained phosphorus and sulfur? Do you think the result would have been same? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, सबसे पहली बात तो हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, ये आता है अंडर द टॉपिक ऑफ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये आ रहा है कि यहां पर अभी हम कहां पहुंचे हैं, तो हम पहुंचे हैं सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। सवाल यहां पर यह है, क्या यह जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में मौजूद है वो डीएनए है, या फिर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, या फिर हो सकता है क्या कोई जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे बॉडी में कोई सा प्रोटीन है। तो सवाल तो बहुत अच्छा है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में पता करना है। तो इसमें एक रोल हमारे हर्शे और चेज साहब का भी है, इनके एक्सपेरिमेंट का भी है। और इनके एक्सपेरिमेंट ने हमें यह चीज बताया कि एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे बॉडी में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मौजूद है, इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो दैट इज द डीएनए। प्रोटीन कहीं से जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है। और आरएनए की बात की जाए तो आरएनए जो है ये बहुत सारे वायरसेस में पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है। अब आगे सवाल हमसे बोल रहा है, तो कहता है कि व्हाट डिड इट कंक्लूसिवली प्रूव। इसने प्रूव क्या किया, तो इसने प्रूफ यही किया था कि हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। आगे बढ़ते हैं और बोल रहा है कि इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेंट, इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेन्ड फॉस्फोरस एंड सल्फर, व्हाट डू यू थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन द सेम। मतलब कि यहां पर जो है अगर प्रोटीन भी, अगर डीएनए के साथ अगर प्रोटीन भी वहां पर मौजूद होता उनके एक्सपेरिमेंट में, तो क्या लगता है कि जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में किसी तरीके का चेंज देखने को मिलता। तो देखते हैं, यहां पर कहता है कि हर्शे एंड चेज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बैक्टीरियोफेज टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये किया गया था। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। सबसे पहली कहानी शुरू हुई कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस वेयर ग्रोन ऑन ए मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फास्फोरस P32 एंड सम इन अनदर मीडियम दैट इज रेडियोएक्टिव सल्फर P35, रेडियोएक्टिव सल्फर S35। तो यहां पर इसको हम इरेज करते हैं यहां से, और यहां पर लिखता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो यहां पर एक सबसे पहले यहां पर एक मीडियम तैयार किया गया, और मीडियम यहां पर तैयार किया गया, दो मीडियम्स तैयार किए गए, और दो मीडियम को हम लोग दो अलग अलग कलर से लेकर के चलते हैं, समझने में हमें ज्यादा आसानी होगी। ये रहे दो मीडियम्स। पहला मीडियम जो कहता है दैट मीडियम इज P32 रेडियो एक्टिव है, और दूसरा मीडियम जो है हमारे पास दैट इज ये कैसा है, तो ये S35 से एक्टिव है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये S35 रेडियो एक्टिव। ये दो मीडियम्स हमारे पास, और इन दोनों मीडियम में किसको कल्चर किया गया है, तो बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया गया है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ आ गया, दैट इज कोई यहां पर जो बैक्टीरियोफेज आया है वो, और यहां पर
जो बैक्टीरियोफेज आया है वो, ये दो हमारे पास है, ठीक है, यहां पर हमारे पास दो आ गए, ठीक है। अब कहता है कि वायरसेस दैट ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, और ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था इसमें हमें क्या देखने को मिला, तो यहां वाले केस में हमें रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिला, ठीक है। और इसके बाद यहां हमें रेडियो एक्टिव डीएनए देखने को मिल गया, और इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ी कहां पर, तो जैसे ही वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर में था, यहां पर हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिला, यहां पर हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिला, ठीक है, इस वाले केस में अकॉर्डिंग टू दिस। अब कह रहा है कि बोथ रेडियो एक्टिव वायरसेस टाइप वेर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेपरेटली। अब जैसा कि वो एक्सपेरिमेंट कहता है कि अब इस बैक्टीरियोफेज से, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है, अब इसको क्या करेंगे हम, ई कोलाई को इन्फेक्शन, ई कोलाई को जो है हम लोग इन्फेक्ट करेंगे विद दिस बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको बैक्टीरियोफेज के अंदर इंजेक्ट किया, तो यहां पर दो केस है हमारे पास, यहां पर हमारे पास दो केस है, एक ये वाला केस है और एक दूसरा केस है। एक वाले केस में क्या है कि इसके अंदर जो मौजूद है ई कोलाई, और इधर भी मौजूद है ई कोलाई। एक वाले केस में हम इससे करवाएंगे इसको इन्फेक्ट, और इस वाले केस में हम सल्फर S35 जो है उससे करवाएंगे इन्फेक्ट। तो हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलता है कि द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल्स वेर एजिटेटेड इन द ब्लेंडर टू रिमूव वायरल कोड्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब क्या है कि ये दोनों इन्फेक्ट हो चुके थे, नॉर्मल थे, अब इसके आने से क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड हो गए, इसके आने से क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड हो गए, और इसमें भी क्या हुआ, ये भी इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है। अब सवाल है कि हमें चाहिए हमारा रिजल्ट, तो रिजल्ट के जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में डालेंगे, इस वाले चीज को हम लोग ई कोलाई जो इन्फेक्ट हो चुका है इसको हम लोग ब्लेंडर में डालेंगे, और ब्लेंडर में डालने का हमारा मकसद बस इतना सा है कि इसके ऊपर जो वायरल का कोट आ चुका है, मतलब चूंकि इसको वायरस बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस से इसे इन्फेक्ट करवाया गया, और इसे भी बैक्टीरियोफेज नामक वायरस से इन्फेक्ट करवाया गया, तो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है कि इन दोनों के ऊपर उस वायरस का एक कोट चढ़ गया होगा, और अब ये इन्फेक्ट हो चुका है। अब तो जरूरत है कि उस वायरस के कोट को हटाया जाए और इसके अंदर के इन्फेक्शन को टेस्ट किया जाए। तो उसके कोटिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लेंडर में डालते हैं। ब्लेंडर में हमने डाल दिया, वायरस के कोट को हमने हटा दिया। अब क्या हमें जो ऑब्जर्वेशन में हमें जो देखने को मिला, दैट वाज द कि ओनली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाज फाउंड टू बी विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब हमें क्या मिला कि इस वाले केस में जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, इस वाले केस में हमें देखने को मिला क्या कि इसके अंदर जो है, सेल के अंदर जो है, ये इस वाले केस में हमें देखने को मिला। तो वही कह रहा है कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाज फाउंड टू बी विद इन द बैक्टीरियल सेल। तो ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो था वो इसके अंदर पाया गया, इसके अंदर पाया गया इस तरीके से। साथ साथ क्या दिखा कि रेडियो एक्टिव सल्फर जो था वो सिर्फ सराउंडिंग मीडियम्स में, मतलब ये सिर्फ सराउंडिंग मीडियम्स में हमें देखने को मिला, सराउंडिंग मीडियम्स में, और ये सेल के अंदर नहीं गया था। और यहां पर फास्फोरस जो था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, वो इसके अंदर गया, लेकिन उस वाले केस में वो उस सेल के अंदर नहीं गया। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये प्रूव करता है कि डीएनए एंड प्रोटीन कोड एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। तो कहने का मतलब है कि यहां से हमें सबूत मिल गया कि सिर्फ जो डीएनए वाला हिस्सा था वही सेल के अंदर गया, और जो प्रोटीन वाला हिस्सा था वो सेल के अंदर नहीं जा सका। ये हमें क्लियरली बता रहा है कि चूंकि वो जो सेल के अंदर जाकर के इन्फेक्ट किया है दैट इज डीएनए, और वो प्रोटीन नहीं है। तो ये हमें सबूत के तौर पे हम ये बता रहा है कि एक्चुअली डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। बहुत ही आसान सा चीज है, इसको आप नोट कर सकते हो, इस वाले पोर्शन को इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और साथ साथ हम नोट कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को भी, पिछले स्लाइड को भी, इसको भी हम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस तरीके से हुआ, तो यहां से हमें सबूत मिल जाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कोई डाउट नहीं है, हमें क्लियर बता रहा है। साथ साथ कहता है कि बोथ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेंट फास्फोरस एंड सल्फर, द रिजल्ट माइट चेंज। तो कह रहा है कि इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन कंटेंट फास्फोरस एंड सल्फर देन द रिजल्ट माइट चेंज। अगर दोनों डीएनए और प्रोटीन मिला करके अगर हम उसमें डालते तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होता।
एक और चीज कहता है दैट इज इफ डीएनए कंटेंट बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस, अगर डीएनए में सल्फर और फॉस्फोरस दोनों होते हैं देन द बैक्टीरियल सेल वुड हैव रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दोनों देखने को मिलता है। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा था कि एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली इट्स डीएनए नॉट प्रोटीन। सो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है एक नजर डालेंगे। तो दूसरा सवाल हमसे कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की बात की जा रही है, और इवोल्यूशन क्या है इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इवोल्यूशन है, और उसमें हमें देखने को मिलेगा कि समय के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने बेटरमेंट की तरफ शिफ्ट किया। कहने का मतलब यह है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, अगर किसी तरीके से अगर वो अपने इन्वायरमेंट में उस तरीके से सुटेबल नहीं है उसके लिए, तो उन सारे चीज़ों को वो सुधारता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसमें जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलता है, और फिर एक वो नए स्पेशीज के रूप में उभर के बाहर आता है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो खैर वो इवोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। सीधा सीधा जान लो कि जो भी प्रॉब्लम्स पिछले जनरेशन में है उसको ठीक करके जो एक नया स्पीशीज बनाया जा रहा है, एक नया जनरेशन बन रहा है, दैट इज इवोल्यूशन। समझने के लिए एक और चीज कि जब इस धरती पर सबसे पहली बार लाइफ आया तो वहां पर क्या था, शुरू में आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए की बात करें तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है और एक और कुछ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फिर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता जाता है, और फिर ये जो आरएनए है इसके जगह पर डीएनए जो है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल अब के समय में पाया जाता है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हाई डीएनए वाज चूजन ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो वही सवाल है कि डीएनए को क्यों चुना गया, आरएनए की जगह पर डीएनए को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्यों अपनाया, और डीएनए आज के डेट में जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो ऐसा क्यों है। और इसके बाद हमें बताना है गिव रीजंस बाय फर्स्ट डिस्कसिंग द डिस्क्राइब्ड क्राइटेरियन ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हमें बताना है सबसे पहले बात कि उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए आरएनए, और फिर उसके बाद हमें डीएनए और आरएनए के बीच में कुछ डिफरेंसेस को भी बताना है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, वो क्राइटेरिया कुछ ऐसे होने चाहिए कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स कॉपी, दैट इट शुड बी रेप्लिकेट इटसेल्फ। सबसे पहली बात है कि उस चीज को अपने आप को डबल करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, उसको अपने कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ठीक है, और इस सेल में कुछ जेनेटिक मटेरियल है ABC, कुछ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद ये अपने ही जैसे दिखने वाले 2 नए सेल्स को जन्म देगा, तो इन जरूरत है कि इन 2 सेल्स में भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जाए। और चूंकि इस सेल में जेनेटिक मटेरियल ABC था, तो यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल को ABC और यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल को ABC होना पड़ेगा। लेकिन इस वाले सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल ABC ही है, तो इसको चाहिए कि इसके पास अगर 2A 2B 2C होता, अगर इस तरीके से इसके पास एक ABC एक और होता, तो ये क्या करता, एक ABC इसको दे देता और एक ABC इस वाले सेल को दे देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके पास होता है एक ही ABC, तो इसके लिए क्या करता है, ये कॉपी करता है अपने इस जेनेटिक मटेरियल का। एंड द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज रेप्लिकेशन, और इसी चीज को हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी चीज को रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो वही हो गया इसका रेप्लिकेशन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो रेप्लिकेट कर सके वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ऐसी कोई चीज है जो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, जिसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता नहीं है, अगर वो एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, तो सोचो कहानी क्या होगी। कहानी कुछ ऐसी होगी कि जब डॉटर सेल्स बनेंगे, एक का दो होगा, तो जेनेटिक मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो कैसे होगा। तो इसीलिए उसको श्योरली उसको क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, और इसमें एक और चीज है स्टेबिलिटी, कि इसमें ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से अगर वो चीज बना है जो कि स्टेबल ही नहीं है, तो वो स्टेबल नहीं है, तो वो किस तरीके से एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। तो उसको श्योर है कि वो ऐसे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना हो जो स्टेबल हो, जब उसके स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो वो स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए। तो केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली उसको स्टेबल होना चाहिए, ये पॉइंट है। फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि इट शुड शो ए स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस सच एज म्यूटेशन बिकॉज दिस हेल्प्स इन जनरेटिंग वेरिएशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। और साथ साथ इस ये ऐसे केमिकल्स होने चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो समय समय पर ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें। इवोल्यूशन कैसे, तो ये स्लो चेंजेस। अब देखो ऐसा है ना कि इवोल्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये दो पेरेंट्स थे, ये इन दोनों के मिलने से यहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बना, तो ये जो है वो इस पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है और ये इस पेरेंट के भी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। फिर ये क्या करेगा, ये किसी और के साथ मेट करेगा और फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा इसके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो धीरे धीरे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद का जनरेशन, इसमें स्लो चेंजेस, स्लो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और ये वेरिएशन करेगा क्या कि धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस मिलते मिलते। अब ऐसे देखो कि पानी का एक बूंद है, उसको हमने घड़े में डाला, दूसरे बूंद को डाला, तीसरे बूंद को डाला, चौथे बूंद को डाला, ऐसे हजारों लाखों बूंद पानी के जब जमा हो गए उस घड़े में, तब वो घड़ा जो है वो पानी से भर गया। तो उसी तरीके से जब छोटे चेंजेस आने लगेंगे जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही बहुत जनरेशंस के बाद जब ये वेरिएशन जुड़ते रहेंगे तो एट लास्ट हमें एक इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे होने चाहिए जो स्लो चेंजेस को अलाउ करे, जिसके अंदर स्लो चेंजेस हो। अब वो ऐसे स्टेबल हो चुके हैं जिनमें कि कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो स्लो चेंजेस सच एज म्यूटेशन, एंड दिस म्यूटेशन हेल्प्स इन जनरेटिंग वेरिएशन व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे होने चाहिए। फिर कह रहा है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस करने वाले भी होने चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स हम जान रहे हैं, जो मेंडल साहब ने हमें बताया था, दैट इज कॉल्ड एज द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सके। सो दिस, अगर ये सारे प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं कोई, तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि रीजंस फॉर डीएनए एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। अब बताना है हमें कि डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है। इसको हमने नोट ऑलरेडी कर लिया, तो इसको भी हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर रहे हैं हम। तो डीएनए जो है हमारा बेटर है इन कंपैरिजन टू डीएनए। अब रीजन हम क्या देख सकते हैं कि डीएनए कंटेंट, सबसे पहली बात है कि डीएनए का जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं और इधर जब हम आरएनए लिखते हैं, तो हम पहले ही आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब यह है कि डीएनए में एक ऑक्सीजन जो है वो कम है, तो डीएनए के अंदर जो एक ऑक्सीजन कम है उसके कारण यहां पे हम लोग 2H हमें देखने को मिलता है। इस वाले केस में हमें 2H देखने को मिलता है, और आरएनए में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, 2OH देखने को मिलता है। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज है और ये राइबोज है। इस कारण से क्या होता है, ये वाला जो है दिस इज केमिकली स्टेबल, ये हो जाता है, ये क्या होता है, ये केमिकली स्टेबल है। और ये क्या है, ये केमिकली जो है ये थोड़ा रिएक्टिव है। अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, इन कंपैरिजन टू दिस डीएनए, वो OH के कारण वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, दिस इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, वही चीज कह रही है, केमिकली रिएक्टिव है। साथ साथ एक और चीजें हमें देखने को मिला था कि जब हमने डिस्कशन किया था, तो इस वाले केस में हमें देखने को मिला था
ए जो है वो टी के साथ मतलब एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहां पर क्या है ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बना रहा है। बट इन दिस केस हम जानते हैं कि थाइमीन को रिप्लेस कर दिया जाता है विथ यूरासिल, ठीक है, तो थाइमीन को रिप्लेस कर दिया जाता है विथ यूरासिल। तो इस कारण से क्या होता है, थाइमीन इज इन डीएनए लेस सब्सेप्टेबल टू टॉटोमेरिज्म एंड म्यूटेशन एज कंपेयर टू यूरासिल। अब ये क्या करता है कि ये ज्यादा स्टेबल है थाइमीन, लेकिन वहीं पे यूरासिल क्या है, ये एज कंपेयर टू थाइमीन यूरासिल जो है वो टॉटोमेरिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि टॉटोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो दैट इज वाई इसमें क्या है, थाइमीन जो है इज मोर स्टेबल, और थाइमीन के प्रेजेंस के कारण डीएनए भी है वो ज्यादा स्टेबल हमें देखने को मिलता है। फिर कहता है कि आरएनए शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी दैट आर एब्सेंट इन डीएनए, और साथ साथ आरएनए में जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि जिस कारण से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसको ज्यादा रिएक्टिव बना रही हैं, और साथ साथ क्या है कि इसके अंदर वो चीजें एब्सेंट हैं जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है डीएनए, और इवोल्यूशन में हमेशा क्या होता है कि बेटरमेंट की तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होते हैं, मतलब कि हमेशा वो बेटर होते जाते हैं, अपनी चीजों को सुधारते जाते हैं। सो यहाँ पे चीजें सुधर रही हैं, ये ज्यादा बेटर हो रहा है, सो हम कह सकते हैं कि डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। सॉरी, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे सामने आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है एक नजर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि गिव एन अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ ए यूकैरियोटिक आरएनए, यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करना है और यूकैरियोटिक एमआरएनए, यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोट्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट है, जो ज्यादा एडवांस हैं। प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जिनके न्यूक्लियस ज्यादा एडवांस नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इवोल्यूशन में बाद में आए हैं एंड इज मोर स्टेबल और मोर एडवांस देन प्रोकैरियोट्स। तो वैसे में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ए 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप इज एडेड ऑन द 5' एंड ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का जो 5' एंड है, 5' एंड पे क्या आकर के जुड़ जाता है, तो यहां पे जुड़ जाता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ग्वानोसिन कैप जुड़ जाता है, और फिर क्या होता है यहां पे, और इसके बाद इस मिथाइलेटेड ग्वानोसिन कैप का क्या फंक्शन है इसके बारे में हम देख लेते हैं जरा। तो इसके बारे में हमने शायद पहले भी डिस्कशन किया है, शायद हमने वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट आंसर में डिस्कशन किया था थोड़ा सा। और डिस्कशन ऐसा था कि कैप प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस प्रेजेंट इन द सेल। सेल जो यहां पर मौजूद है, इस सेल के अंदर मौजूद है आरएनएज, और हम जानते हैं कि ये आरएनएज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग आरएनए। डीएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएजेस जो होते हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आरएनए के मौजूद होने के कारण आरएनए को डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कैप, दिस ग्वानोसिन कैप, thereby increasing the half life of mRNA until mRNA translated outside the nucleus। और ये तब तक होता है जब तक ये क्या हो रहा है, एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ना भेज दिया जाए, तब तक इसको ये बचा करके रखता है। फिर क्या होता है कि इट्स हेल्प्स द एमआरएनए फॉर इट्स बाइंडिंग विद द स्मॉलर सब यूनिट टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होना है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले डीएनए में होगा उसका रेप्लिकेशन में डीएनए से बनेगा डीएनए, इसका डीएनए से जब बनेगा एमआरएनए, उस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। अब चूंकि एमआरएनए बन गया है तो अब जरूरत है कि एमआरएनए से आगे बढ़े और हम बनाए प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।
और यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, मतलब ट्रांसलेशन के बाद का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बनाना है हमें प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत है राइबोसोम का होना, और इस एमआरएनए को जुड़ना होता है राइबोसोम से। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। याद रखना है हमेशा कि जब भी एमआरएनए जुड़ेगा सबसे पहले यह स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ता है लार्जर सब यूनिट से, हमेशा याद रखेंगे हम। तो ये इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ना होगा, इसमें भी इस ग्वानोसिन कैप का बहुत बड़ा रोल सामने आता है। ये हेल्प करता है कि जैसे ही यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है, और यहां पर ऊपर में हमें देखने को मिलता है इसका राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो पहले स्मॉलर से आके जुड़ेगा, इसमें भी इसका रोल है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। यहां पर कहानी क्या हो जाती है कि कैप इज ऑल्सो द बाइंडिंग साइट ऑफ मेनी प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल दिस कैप इज आइडेंटिफाइड बाय 18S rRNA एंड विदाउट द ट्रांसलेशन इट वो वुड नॉट हैपन। तो यहां पर एक और चीज में ये हेल्प कर रहा है, दैट इज की हेल्प इन साइट ऑफ मेनी प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन। तो बहुत सारे प्रोटीन्स के बाइंडिंग में भी ये हेल्प कर रहा होता है। तो इस तरीके से काम हो जाता है हमारा पहला काम इसका। अब यहां से शुरू होती है कहानी ऑफ टेलिंग। टेलिंग की कहानी शुरू होती है, यहां पर कहा जा रहा है करीब करीब 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज आर एडेड ऑन द 3' एंड ऑफ एमआरएनए। अब यहां पर एक तरफ 5' था और दूसरे तरफ 3'। 3' की बात करें तो यहां पर क्या है कि 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज जो है वो जोड़े जाते हैं, जिनको हम लोग पॉली ए टेल के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग पॉली ए टेल के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के देख सकते हैं, और यहाँ पर हम आगे बढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर आकर के जुड़ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जुड़ रहे होते हैं, ठीक है। हम चले पीछे वापस। तो यहां पर टेलिंग में होता है कि बहुत सारे जुड़ते हैं, फिर कहता है कि टेल आल्सो प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म में एमआरएनए मौजूद है उसके प्रोटेक्शन में भी ये काम कर रहा होता है, और कहता है कि इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म। अभी एक और काम करता है कि ये जो सेल है, सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो सेल का ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म का जो एरिया है, इसमें एमआरएनए का जो मूवमेंट होता है इसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि इसके बाद होती है कहानी स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग में हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इंटरॉन्स को रिमूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंटरॉन्स from the hnRNA and joining the exons to form a mature RNA। अब क्या कह रहा है कि इंटरॉन्स को हम लोग ये जो है इसको हम लोग कट करेंगे, और इसके जगह हम क्या करेंगे, एक्सोन्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे, और इस तरीके से एक मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। द इंटरॉन्स आर रिमूव्ड बाय SNRNPS, जिसको हम लोग स्मॉल राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। सो दिस इज योर प्रोसेस। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल। अभी हमने देखा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के बारे में, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो हो रहा है। अब हमको एक स्टेप पीछे आना है और जो ट्रांसक्रिप्शन में होता है उसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। सॉरी, कह सकते हैं कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि जब एमआरएनए से हमको बनाना है प्रोटीन, एमआरएनए से अब बनेगा प्रोटीन, तो इस प्रोटीन के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किसका, तो इसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांसलेशन का। मतलब यहाँ पे कहानी आ जाएगी प्रोटीन की, प्रोटीन से जुड़ा कहानी है। जैसे ही प्रोटीन नामक शब्द आए, हमें 2-3 चीजें ध्यान में रख लेना है। प्रोटीन का मतलब है कि एमआरएनए कहीं ना कहीं पहले इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। देखो 2-3 चीजें अगर हम याद कर ले तो हम चीजों को जोड़ सकते हैं। एक हम याद कर ले कि जब बहुत छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं आकर के, तो अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं।
दूसरी चीज हम यहां पर देख लेना है कि mRNA में जब यहां पर ट्रांसलेशन होता है तब जाकर के यहां पर हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है। तीसरा चीज हम कह सकते हैं कि जब तक राइबोसोम नहीं होगा, जब तक राइबोसोम का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हमारा, अगर हमें खिचड़ी बनानी है तो एक हमारे पास चावल है, चावल के साथ एक हमारे पास दाल है, और एक हमारे पास वो बर्तन है जिसमें हमें वो खिचड़ी बनानी है। एक वो प्रोसेस है खिचड़ी बनाने का जिसे हम लोग ट्रांसलेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलकर के यहां पर काम करने वाली हैं। अब इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है कि सबसे पहले जैसे कि हमें उस चावल और दाल को धोना होगा, उसके बाद उसे गैस के ऊपर चढ़ा करके उसमें कुछ मसाला अगर हमें मिलाना है तो वो मिलाएंगे, एंड लास्टली फिर हम उसे सर्व करने वाले हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं इसके लिए। नंबर 1 इज नोन एज द इनिशिएशन, ये शुरुआत की कहानी है। इलोंगेशन वो कहानी है जिस समय वो खिचड़ी पक रहा है, एंड टर्मिनेशन जब हम गैस को ऑफ कर करके अब हम खिचड़ी को सर्व करने वाले हैं। सो 3 प्रोसेसेस में काम होने वाले, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये वो पल है जब हम शुरुआत करते हैं। तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन अकर्स बाय द अटैचमेंट ऑफ अ स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट टू द रीजन ऑफ स्टार्ट कोडन ऑन mRNA। सवाल ये है कि जब हम mRNA बना रहे हैं तो mRNA में ये नीचे साइड क्या है, ये नीचे साइड स्मॉलर सब यूनिट है, यहां पर क्या है तो स्मॉलर सब यूनिट है, और ये स्मॉलर सब यूनिट किसका है, तो ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है। फंडा समझ में आया। इसके बाद कह रहा है कि जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 30s और यूकैरियोट्स की बात करें तो 40s। ये क्लियर है। चलिए यहां पर सवाल हो गया, यहां पे क्लियर। एक और चीज जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, यहां पे लिखता है 30s, फिर यहां पे लिखता है हमारे पास 40s, यहां पर जोड़ दो 50s, यहां पे जोड़ दो 60s, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं 80s राइबोसोम। थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स का फंडा अलग हो जाता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अच्छा 30 और 50 जुड़ के तो इसको 80s राइबोसोम बनाना चाहिए था, और 40 और 60 मिलकर के इसको यहाँ पर 100s राइबोसोम बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये, अगर हम इस वाले प्रोसेस में अगर हम बात करें तो अगर ये प्रोकैरियोट होता तो ये प्रोकैरियोट होता तो इसमें हम 30s देखने को मिलता, या फिर अगर ये होता यूकैरियोट तो इसमें हमें 40s देखने को मिलता, स्मॉलर सब यूनिट। तो कहानी शुरू हो जाती है यहीं से। फिलहाल इसको नोट करो, फिर हम इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कहता है कि आफ्टर द स्मॉल सब यूनिट कम्स एंड जॉइंट्स द mRNA, द इनिशिएटेड tRNA विद इन द अमाइनो एसिड मिथियोनिन कम्स टू बाइंड द AUG कोडोन। अब यहां पर इनिशिएटर कोडोन पे आएगी कहानी, AUG से बाइंड होगा, और यहां पर फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाए, ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड मिथियोनिन को आने, क्योंकि अमाइनो एसिड ही वो है जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और आगे चल करके प्रोटीन बनाने वाले हैं। तो यहां पर फिर कहता है कि दिस इज नोन एज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इस चीज को हम लोग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। कहता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स द लार्ज सब यूनिट जॉइंस विद द स्मॉलर सब यूनिट फॉलोड बाय द फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसके बाद जब स्मॉलर के बाद कहानी क्या होती है, स्मॉलर के बाद लार्जर से जुड़ते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो 50s, और फिर यहां पे हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा 60s। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ जाएगी, और फिर यहां पे राइबोसोम का प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके बाद इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 2, इलोंगेशन। इलोंगेशन में एक्चुअली क्या होगा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स ए साइट इज एस्टैब्लिश्ड नियर पी साइट। अब यहां पर इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इसके mRNA का ये 3' एंड है, ये mRNA का 5' एंड है। ये जो लाइन हमें देखने को मिल रहा है दिस इज mRNA, ये रहा इसका स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ किसका है, तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये लार्जर सब यूनिट ऑफ किसका है,
तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ग्रो कर रहा है। फिर हमें यहां पर क्या दिख रहा है, AGG है इधर और यहां पर UUA है। तो UAA की बात करें तो दिस इज नोन एज स्टॉप कोडोन। ये स्टॉप कोडोन है, मतलब ये जब आकर के ये जुड़ जाएगा वहीं पर ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वहीं पे आके रुक जाएगा और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का रुक जाएगा और जितना प्रोटीन बनेगा सो बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, इस तरीके से यहां पर ये पेयर्स बनाते हैं और यहां पर फिर एक चेन बनता चला जाता है। ठीक है, वही चीज यहां पे कहता है कि यहां पर कह रहा था कि इलोंगेशन वो प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा है कि साइड में अमाइनो एसिटाइल टीआरएनए कम्स कोडोन, एंटी कोडोन बॉन्डिंग यहां पर जुड़ते चले जाते हैं। फिर कह रहा है कि ये फिर कह रहा है यहां पे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन द COOH ग्रुप ऑफ मिथ्योनिन एंड अमाइनो ग्रुप of the second amino acid in tRNA catalyzed by the enzymes peptidal transferase. The ribosomes moves from codon to codon in mRNA and the amino acids are added one by one. वही चीज यहां पर क्या है कि mRNA जो है एक के बाद एक आता है, यहां जुड़ता है, यहां से ये आया, एक के बाद यहां जुड़ता चला गया और फिर यहां पर प्रोसेस इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। इसी प्रोसेस में जब ऐसा अमाइनो एसिड आएगा, ये जैसे कि UUA हुआ, इस तरीके के अमाइनो एसिड जब आएंगे तो यहां पर प्रोसेस जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पर जुड़ते चले जाते हैं। इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज accompanied by the movement of ribosomes along the mRNA towards its 3' This is called translocation and requires energy by the hydrolysis of GTP. And in last में termination होता है, that is the third process. यहां पर termination is signaled by the stop codon जैसे UAA, UAG या फिर UGA। तो यहां पर जो मौजूद है हमारे पास UUA तो इस तरीके से क्या होता है, स्टॉप कोडन के काम करता है। दिस रिलीजेस फैक्टर द एसोसिएटेड विद द स्टॉप कोडॉन्स एंड टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड द रिलीजेस द mRNA। इसके बाद mRNA को रिलीज कर दिया जाता है और फिर हमें फाइनली क्या होता है, प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसको समझने के लिए एक बार आप इस डायग्राम का भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे आगे कि हमें क्या देखना है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ और पांचवा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि डिफाइन एन ओपेरॉन, गिवन एन एग्जांपल, एक्सप्लेन द इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो सबसे पहले इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले ओपेरॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, इसके बाद कहता है गिवन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इसके बाद इंड्यूसिबल ऑपेरॉन के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो ओपेरॉन की बात करें तो ओपेरॉन इज ए क्लस्टर ऑफ जीन विच हैज अ रिलेटेड फंक्शंस एंड इज इन्वॉल्वड इन द कैटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज व्हिच वाज गिवन बाय जैकोब एंड मोनाड इन 1961। कहानी शुरू होती है 1961 से। 1961 में यहां पर दो लोग थे। यहां पर एक तरफ हमारे पास थे, यहां पर जैकोब थे, जैकोब के साथ यहां पर मोनाड थे। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इसके ऊपर वर्क किया और कहता है कि यहां पर है कि क्लस्टर ऑफ जीन, सो क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर कुछ जीन मौजूद हैं और जीन का जो क्लस्टर है यहां पर, दिस इज नोन एज ओपेरॉन। इसको हमने ओपेरॉन का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर एक इस तरीके से बनाते हैं और यहां पर कोई जीन है यहां पर इस तरीके से, तो यहां पर दिस इज द क्लस्टर ऑफ जीन एंड दिस इज ओपेरॉन, दिस इज नोन एज ओपेरॉन। ठीक है, कह रहा है कि इंड्यूसर ओपेरॉन ऑल्सो कॉल एज लैकोपेरॉन अंडर ब्रैकेट लैक्टोज। तो लैकोपेरॉन से हमें लैक्टोज समझना है। एंटी-आरपी ओपेरॉन ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेसर ओपेरॉन, जिसको हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये दो तरीके के ओपेरॉन हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ जीन है हमारे पास, तो इसी को हमने ओपेरॉन का नाम दिया है। फिलहाल इसको नोट करिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम के बारे में हमारा डिस्कशन है। तो कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज लैक ओपेरॉन, इसको लैक ओपेरॉन के नाम से भी जाना जाता है, फाउंड इन बैक्टीरियल इकोलाई। तो हमने इस तरीके से कुछ देखा था, हमारे पास दो कंडीशंस थे, एक यहाँ पे ऐसा कंडीशन था और एक यहाँ पे ऐसा कंडीशन था। पहला कंडीशन था इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, और दूसरा जो हमारे पास था दैट इज
इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, पहला जो था दैट वाज द इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और दूसरा था हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, दो केसेस थे यहां पे। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि लैक ऑपरेंट फाउंड इन द बैक्टीरियल ई कोलाई, व्हेन ई कोलाई फीड समथिंग इट प्रेफर्स ग्लूकोज ओवर लैक्टोज। तो पहले ये ग्लूकोज को चाहता है लैक्टोज के मुकाबले। जब ग्लूकोज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेता है, इसके बाद ये लैक्टोज को यूज करना शुरू करता है। हमने देखा था कि जब ये लैक्टोज यहां पर एब्सेंट होता है तो इस समय क्या होता है, रिप्रेसर जो था, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो था, ये रिप्रेसर प्रोटीन उठता है और यहां पे जाकर के ऑपरेटर साइट के पास जाकर के बाइंड हो जाता है, एंड जस्ट बिकॉज इसके बाद जो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। लेकिन जैसे ही यहां पे लैक्टोज का प्रेजेंस देखने को मिलता है, ये लैक्टोज क्या करता है, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर के पास आता है और ये रिप्रेसर के ऊपर बाइंड करता है, एंड एज ए रिजल्ट इस रिप्रेसर को जाकर के जो ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड करना था, ये नहीं हो पाता है। तो लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर को बांध के रख लिया, और रिप्रेसर को बांध के रख लिया तो रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर साइट पे ये डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, एंड रिजल्ट फिर आगे की जो कहानी है, आगे के जीन्स की कहानी वो आगे बढ़ती है, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल दिस एज ए लैक ऑपेरॉन। तो यहाँ पे क्या कहता है, लैक्टोज इज स्टार्टेड बाय द लैक ऑपेरॉन गेट्स एक्टिवेटेड व्हिच प्रूव्स दैट लैक्टोज इज एन इंड्यूसर फॉर द लैक ऑपेरॉन। तो जैसे ही लैक्टोज यहाँ पर आता है एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज ए इंड्यूसर, क्योंकि ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और फिर क्या करता है, ये आगे की कहानी के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे लैक ऑपेरॉन का डिस्कशन है तो कह दो कि इन द ऑपेरैन जीन आई अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म ए मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, दिस अंडरगोस ट्रांसलेशन टू फॉर्म ए रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन वहां पे बनता है, यहाँ पर जैसे कि हमें देखने को मिला था, आई जो है यहाँ पर ये यहाँ से रिप्रेसर बना रहा है, सेम यहाँ पे जो आई है यहाँ पे रिप्रेसर बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर बनता है लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर जाकर के ऊपर बाइंड कर जाता है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे लैक्टोज का क्या प्रेजेंस के कारण ये रिप्रेसर पे क्या हो रहा है, रिप्रेसर पे जाकर के बाइंड हो जा रहा है। A repressor tetramer is formed by the combining of a repressor protein and the promoter site of gene P and its binding site for enzyme RNA polymerase. As the repressor tetramer moves towards the operator, operator के तरफ जाता है and binds to it, lactose present in the E. coli breaks down the tetramer. The operator gets unblocked and makes it able for enzyme RNA polymerase to move forward for the promoter site. तो वही चीज कह रहा है, एक्चुअली ये जाकर के यहाँ बाइंड करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लैक्टोज की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर पे बाइंड किया, रिप्रेसर को ऑपरेटर के पास जाने से रोक दिया, और ऑपरेटर के पास जब वो गया, ऑपरेटर के पास जब वो नहीं पहुंचा तो फिर ये आगे का जो प्रोसेस है प्रमोटर साइट के लिए वो फिर आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे का डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि दिस इनेबल्स द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रक्चरल जीन Z, Y एंड A। और फिर यहाँ पे जो ये Z है, Y है और A है, यहाँ पर ये जो Z है, Y है और यहाँ पर जो A है, 1 2 3, इसमें फिर क्या है, कोडिंग फॉर एंजाइम P गैलेक्टोसिडेज breaks down into glucose and lactose. Gene Y coding for enzyme permease provides the entry of more lactose in the bacterial E. coli. मतलब वहां पे क्या था, एक हमारे पास Z है, एक हमारे पास Y है और एक हमारे पास देखने को मिला था वहां पे, एक हमारे पास Z है P और एक हमारे पास A है। तो यहां पर क्या है, इन तीनों का फिर जैसे ही लैक्टोज के प्रेजेंस के कारण क्या होता है कि जो जीन Z है इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये एंजाइम P गैलेक्टोसिडेज यहां पर देखने को मिलता है, और ये गैलेक्टोसिडेज टूटता है किसमें, तो ये टूटता है ग्लूकोज में, और साथ साथ यहां पर कुछ और लैक्टोज हमें दे रहा होता है। इसके बाद Y जो है ये परमिएज एंजाइम लाता है, और इसके मदद से क्या होता है, ये लैक्टोज की जो एंट्री है, लैक्टोज की एंट्री जो सेल के अंदर है उसको ये परमिट करवा रहा होता है। फिर कह रहा है कि जीन ए कोडिंग फॉर द ट्रांस एसिटाइलाइज एड्स द एसिटाइल ग्रुप ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज टू एक्टिवेट्स द बीटा गैलेक्टोसिडेज।
और ये फिर क्या करता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज में गैलेक्टोसिडेज को एक्टिव करवाने में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से फिर काम हो रहा होता है इसका। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या देखना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहता है कि देयर इज ए पैटर्निटी डिस्प्यूट फॉर ए चाइल्ड। मतलब एक बच्चे को लेकर के पैटर्निटी डिस्प्यूट चल रहा है। कहने का मतलब है कि ये बच्चा मेरा है, इस पार्टी का कहना है कि ये बच्चा मेरा है और इस पार्टी का कहना है कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये बच्चा है तो है किसका? सबूत क्या है कि ये बच्चा किसका है? कुछ तो ऐसा होगा। अब मुद्दा ये है कि अगर ये पार्टी ए है और यहां पर पार्टी नंबर बी है और ये रहा वो बेबी, तो एक्चुअली इस बेबी में मदर का कुछ गैमेट और ये फादर के गैमेट के मिलने से बना है। कहने का मतलब है कि इसमें मदर की कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज और इसमें फादर का कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टीज आकर के मिला है। तो ये कहेगा कि ऐसे कपल जिनसे इनका इसका जेनेटिक प्रॉपर्टीज मैच कर जाए वो पार्टी जो है वो इस बच्चे के पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पैटर्निटी डिस्प्यूट है, विच टेक्निक्स कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम, डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे इसके जेनेटिक्स के तरफ, इसके जेनेटिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसके जेनेटिक पैटर्न को डिस्कस करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करेंगे दैट वुड बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके लिए जो यूज किया जाएगा दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाएगा। तो कह रहा है कि टू सॉल्व द डिस्प्यूट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुड बी यूज्ड। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ए पैटर्न ऑफ बैंड्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ द डीएनए सीक्वेंस which is repeated numerous times called the variable number of tandem repeats VNTRs। तो यहां पर हम यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि इसमें डीएनए का जो सीक्वेंस है वो रिपीटेड होता है, सब में अपना अपना यूनिक होता है, सब में अलग अलग देखने को मिलता है। दैट इज VNTRs ऑल्सो नोन एज मिनी सैटेलाइट, जिसे हम लोग मिनी सैटेलाइट के भी नाम से जानते हैं। ये जो VNTRs हैं ये सभी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक हैं, ईच इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का उसके पेरेंट से भी मैच नहीं करेगा, 100% मैच नहीं करेगा, लेकिन बहुत हद तक मैच कर सकता है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व बिहाइंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो है उस प्रिंसिपल को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से पेरेंट्स जो हैं वो इस बच्चे के माँ बाप हैं। मतलब इस बच्चे के लिए जो लड़ाई चल रही है कि पार्टी ए का कहना है कि ये बच्चा मेरा है और पार्टी बी का कहना है कि ये बच्चा मेरा है, तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली ये बच्चा जो है वो किसका है। फिर कहता है कि दीज आर द पैटर्न्स ऑफ बैंड फॉर्म्ड बाय द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस which is repeated numerous times. These VNTs are specified for each individual। सभी के लिए इंडिविजुअल है। इसके बाद हम इस टेक्निक से यूज करेंगे और फिर इसका जिससे मैच खाता होगा जिस पार्टी से, हम कह देंगे कि ये उस पार्टी का बच्चा है। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो यहां पर बात की जा रही है सर अबाउट ह्यूमन जीनोम। तो कहानी इसके बारे में शुरू हुई थी विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें यह बताया कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट था एक मेगा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि ह्यूमंस के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जानी है। ह्यूमंस के जीनोम के सीक्वेंसिंग करने का हमारा मकसद बस इतना सा था कि जितने भी जीनोम्स हैं सबको प्रॉपर नोटिस किया जाए, सबको सीक्वेंस वाइज लिखा जाए। इसके मदद से इसके एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि जितने भी ह्यूमंस है जिसकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की जा रही है उसके अंदर मौजूद उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके कारण उसमें जो भी ट्रीटमेंट है उसमें कोई प्रिवेंशन से डायग्नोसिस से सब में आसानी हो सकती है। तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो कह रहा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ मेथड यूज्ड इन सीक्वेंसिंग इन द ह्यूमन जीनोम। तो कहा कि ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग करना था, तो ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस में जो मेथड्स को यूज किया गया उन मेथड्स के बारे में हमें बात करनी है।
तो कहता है कि सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज मेड पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द वेरियस जीन्स एंड देयर फंक्शंस इफ देयर आर एनी जीन डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट दैट एक्सप्रेस एज डिसऑर्डर्स that increases the susceptibility of the individual as a disease, then the specific gene therapies can be worked out. Methodologies of human genome sequencing, the methods involved are the two major categories. दो मेजर तरीके से हम इसे करते हैं, ठीक है। तो वो दो कौन से मेजर तरीके से हम करते हैं? तो वो दो मेजर तरीके से जो हम करते हैं वो है, एक है हमारे पास ESTs और दूसरा है हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। तो पहला है हमारे पास दैट इज की एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और दूसरा है हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। EST जो प्रोसेस है इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। जितने भी जीन हैं जो RNA में एक्सप्रेस करते हैं, जो अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं एज RNA, इनके बारे में होता है। और दूसरा जो सीक्वेंस एनोटेशन है इसमें जितने हैं ना ऑल, तो कह रहा है कि अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, जितने जीनोम जो पूरा सेट है उन सब की सीक्वेंसिंग की जाती है। दैट कंटेन्स ऑल द कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद द फंक्शंस। तो इसमें सारे को किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस है हमारे पास। एक है जिसमें कि एक ऐसा मेथड है जो सिंपली कहता है कि जितने भी जीन्स है जो RNA में एक्सप्रेस हो रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा जो सीक्वेंस एनोटेशन है इसमें कोडिंग स्ट्रैंड हो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो, जितने भी जीन के जीनोम के जितने भी सेट हैं वो पूरे के पूरे सेट की सीक्वेंसिंग की जाती है। तो दो है हमारे पास, सीक्वेंस एनोटेशन और साथ साथ है हमारे पास ये वाली चीज है। तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कहता है कि फॉर सीक्वेंसिंग फर्स्ट द टोटल DNA फॉर्म सेल दैट इज आइसोलेटेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटिवली स्मॉल साइजेस एज फ्रेगमेंट। कहानी यहां से शुरू होती है कि सबसे पहले तो ये जो सेल है इस सेल को उठाना है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को उठाना है, उसके बाद इस न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ना है कि इसके अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास DNA है, इस DNA के फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि देयर DNA फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इन द सूटेबल होस्ट यूजिंग सूटेबल वेक्टर्स। व्हेन बैक्टीरिया इज यूज्ड एज वेक्टर, जब बैक्टीरिया को वेक्टर की तरह यूज करते हैं तो हम उसे BAC दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और जब ईस्ट का यूज किया जाता है तो हम उसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन शॉर्ट हम उसे YACs के नाम से जानते हैं। कहता है कि फ्रेडरिक सेंगर डेवलप्ड ए प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA आर सीक्वेंस्ड बाय द ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस। तो एक ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस था, इसके मदद से क्या होता है जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अकॉर्डिंगली वो जो हैं वो सीक्वेंस्ड हो जाते हैं। तो यहां पर ये प्रोसेस होता था, सबसे पहले DNA फ्रेगमेंट को क्लोन किया जाता था सूटेबल होस्ट के यूज से, और सूटेबल होस्ट दो थे हमारे पास, एक बैक्टीरिया था, एक या फिर ईस्ट। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज कर सकते थे दैट इज BACs, या फिर हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज कर सकते थे दैट इज YACs। तो इन दो के मदद से कर सकते थे। सेंगर साहब ने हमें ये चीज एक प्रिंसिपल दिया था जिसके मदद जितने भी फ्रेगमेंट्स है DNA के उसको हम लोग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस के रूप में उसे हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी कहानी, इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन्स ऑन DNA फ्रेगमेंट्स these sequences are arranged accordingly for alignment of these sequences specialized computer based programs were developed। तो कुछ कंप्यूटर CBPs थे, कुछ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स थे जिनके डेवलपमेंट के बाद इसको उस तरीके से अरेंज किया गया। बुक्स का यूज करना कतई मुश्किल था, क्योंकि बुक्स का जब हम यूज करते थे तो 3000 बुक्स थे हमारे पास। इसमें हमारे पास 3000 बुक्स में क्या होता है, हर एक बुक में 1000 पन्ने, और 1000 पन्नों की बुक में हर एक पेज में 1000 वर्ड्स, तो काफी ज्यादा बड़ा हमें डेटा मिल रहा था। तो दैट इज वाई यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स को लाना जरूरी हुआ। कहता है कि फाइनली द जेनेटिक एंड फिजिकली मैप ऑफ द जीनोम्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अबाउट सर्टेन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस एंड DNA पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड अपॉन द इंटरन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो इसमें हमें देखने को मिला
बहुत सारे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिले, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस देखने को मिले, ये सब कुछ देखने को मिला और फिर इसको भी वहां पर एक बहुत ही अच्छा जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग के रूप में उसको वहां पर तैयार कर दिया गया। इसको भी आप नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और 8वां सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा। 8वां सवाल कहता है कि लिस्ट द वेरियस मार्कर्स दैट आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ मार्कर्स का यूज किया जाता है, जिन मार्कर्स के मदद से क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आगे प्रोसीड करवाया जाता है। तो उन मार्कर्स के नाम के बारे में पूछ रहा है। तो एक है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ बाय पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग RFLPS के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारे पास, दूसरे के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेंगे, दूसरे के लिए दूसरा कलर यूज कर लेंगे, दैट इज रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनएज, जिसको हम लोग RA, इसको हम लोग इस तरीके से कवर कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए RAPDS ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कोई तीसरा है, तो तीसरे के लिए हम यहाँ पे कुछ तीसरा यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है दैट इज एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज AFLPS। इसके बाद है हमारे पास दैट इज द सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, दैट इज SSRs। SSRs के बाद हमारे पास है विच इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्कोपिक सैटेलाइट, तो ये इसी का पार्ट है। फिर इसके बाद है हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज SNPs, और अदर्स हैव बीन डेवलप्ड, और भी बहुत सारे डेवलप हुए हैं। तो हमारे पास एक है RFLPS, जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक है हमारे पास RAPDS, जिसे हम लोग रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए के नाम से जानते हैं। फिर है हमारे पास AFLPS, जिसे हम लोग एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। फिर है हमारे पास SSR, जिसको हम लोग सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास SNPs, जिसे हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये कुछ मार्कर्स हैं जिसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोलता है कुछ ऐसा, जरा ध्यान से हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहता है कि रेप्लिकेशन वाज आल्सो अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स प्रिकर्सर्स इन द ई कोलाई। तो ई कोलाई का केस है और ई कोलाई में कह रहा है क्या कि रेडियो एक्टिव डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स मौजूद है और इसमें करना है रेप्लिकेशन, मतलब एक का कर देना है डबल। ठीक है, फिर कहता है दैट वाज एन म्यूटेंट फॉर डीएनए लाइगेज, दैट वाज द म्यूटेंट फॉर डीएनए लाइगेज, मतलब डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन था कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। कह रहा है कि न्यूली सिंथेसाइज्ड रेडियोएक्टिव डीएनए वाज प्यूरिफाइड एंड स्ट्रैंड्स वर सेपरेटेड बाय डीनेचुरेशन। अब नया जो ये डीएनए का, फॉर एग्जांपल मान लो कि डीएनए का ये नया स्ट्रैंड जो बना है, ये क्या है, एक ये स्ट्रैंड की खास बात है कि ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं। फिर कहता है कि वाज प्यूरिफाइड, इसको प्यूरिफाई कर दिया है, एंड स्ट्रैंड्स वर सेपरेटेड बाय डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन से सारे स्ट्रैंड को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, दीज वर सेंट्रीफ्यूगेटेड यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्टली रिजल्ट। और इसके बाद हमारे पास कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, जिन ग्राफ्स को देख करके हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ इसके लिए सही होगा। तो यहां पर ग्राफ्स में हमारे पास एक ग्राफ कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी हायर मॉलिक्यूल लोअर मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिविटी हायर मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिविटी हाई मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिविटी हाई मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूल। पहला ग्राफ कहता है कि रेडियो एक्टिविटी ये है, पहले में ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे की ओर आता है, और फिर जब लो मॉलिक्यूल की बात आती है तो ये फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। दूसरे में क्या है कि ये फ्लैट है एंड इन समवेयर इन बिटवीन द लो एंड हायर मॉलिक्यूल ये ग्राफ ऊपर को जंप करता है, फिर नीचे को जंप करता है, फिर ये प्लेन हो जाता है। तीसरा ग्राफ कह रहा है कि इन इनिशियल स्टेज दैट इज एट द टाइम ऑफ हायर मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर, ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आ जाता है और ये फ्लैट लाइन हो जाता है। लेकिन ये वाला लाइन कहता है कि रेडियो एक्टिविटी मतलब कि जो हायर मॉलिक्यूल्स है उसमें कुछ कम कम सा है, फिर ये जब लो मॉलिक्यूलर की तरफ जाता है तो रेडियो एक्टिविटी इसका बढ़ता है और ये रेडियो एक्टिविटी फिर कम हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमें दो केस देखने को मिला है, ये दो केस देखने को मिला है, दैट इज कि यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, दो की कहानी है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में।
कहता है क्या कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये अभी हमें नहीं पता है क्या होना चाहिए, पहले हम इसको देखते हैं। कहता है कि एज्यूम दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट हेवियर नाइट्रोजन वाज एम्प्लॉयड। हो सकता है कि हेवी नाइट्रोजन का यूज किया गया होगा। एज अ रिजल्ट क्या हो सकता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल वुड बी पास डाउन टू द डॉटर सेल इन इक्वल अमाउंट। तो ये जो पेरेंट सेल थे, इन पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ये क्या थे, ये पेरेंट सेल थे, और ये इनकी बात की जाए तो ये है डॉटर सेल। जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा दोनों सेल्स में इक्वली ट्रांसफर किया जाएगा। फिर कह रहा है कि हाफ ऑफ द डीएनए इन ईच डॉटर सेल्स विल बी हेवियर नाइट्रोजन व्हाइल द अदर हाफ विल बी द लाइटर नाइट्रोजन। तो कह रहा है कि इसमें 50% जो है, अगर इसको 20 से ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो 50% जो है इसमें ये हाइयर नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और फिर इसमें लोअर नाइट्रोजन। 50% HN और 50% क्या है LN देखने को मिलेगा। हेवी नाइट्रोजन है और लाइटर नाइट्रोजन है। कह रहा है कि हाफ ऑफ द डॉटर सेल्स इन द F2 जनरेशन विल हैव ए मिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जो ये जनरेशन जो F2 जनरेशन बनेगा इसमें 50% के पास रेडियो एक्टिव और 50% के पास रेडियो एक्टिव नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए वुड फाइंड द रिमेनिंग 50% ऑफ डॉटर सेल्स। दिस इज व्हाई द ग्राफ हैज टू पीक्स। तो यहां पर 50% के पास रेडियो एक्टिविटी है और 50% के पास नहीं है, तो इस कारण से यहां पे ग्राफ्स में हमें 2 पिक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ईच रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन इन डीएनए। दोनों क्या कर रहा है कि दोनों अलग अलग डीएनए के शो कर रहा है कि 2 अलग अलग टाइप ऑफ नाइट्रोजन के लिए शो कर रहा है। एक हेवी नाइट्रोजन को शो कर रहा है और एक जो है वो लोअर नाइट्रोजन को शो कर, लाइट नाइट्रोजन को शो कर रहा है। तो 2 पिक्स देखने को मिलेगा, तो वो हमारा ग्राफ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ हमें 2 पिक्स दिखा रहा है, तो एक ये हमें 2 पिक दिखा रहा है, और ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा, ये नहीं दिखा रहा, ये हमें 2 पिक्स दिखा रहा है, एक ये एक ये। एक हो सकता है हमारे पास एक हमारे पास लाइट नाइट्रोजन और एक हमारे पास हेवी नाइट्रोजन का केस है। तो इस तरीके से 2 पिक्स देखने को मिले, तो हमारा ये जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट सॉरी फॉर दिस, आप इसको नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसको भी नोट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किया है हमने अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट फ्रॉम दिस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप इससे अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप पढ़ रहे हो हमसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए, या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, या फिर वो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आपको किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है। आपको इन वीडियोस को देखने के लिए सिंपली आना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आकर के आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपको यहां पर वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप आ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, जहां पर आपको आना है, अपने क्लास को सेलेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर पे जाना है, चैप्टर के बाद लेक्चर नंबर पे जाना है। जो भी लेक्चर आपको देखना हो उसको देखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करिए। तो इसी अच्छे बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।